हेलो एवरीवन। आज अपन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान में 3 महत्वपूर्ण पार्ट जो नागरिकों और राज्य से संबंधित दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार जिनके बारे में अपन ने पढ़ा, उसके बाद मूल कर्तव्य और उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हालांकि मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, बाद में उनको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ऐसे ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख भी संविधान में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में उल्लेख करने का कारण ये था कि राज्य को लोक कल्याणकारी बनाया जाए और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, उस न्याय की स्थापना के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए ताकि राज्य जब भी कोई नीतियां या कानून बनाए तो इन तत्वों को, इन निर्देशक सिद्धांतों को अपने ध्यान में रखें और ध्यान में रखकर ही कानूनों का निर्माण करें। यदि अपन बात करें तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और संविधान में ये जो निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। ऐसे सिद्धांतों का या ऐसे नीति निर्देशक तत्वों का जो राज्य को एक तरीके से निर्देश देते हो, उनका उल्लेख सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में मिलता है और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ही भारतीय संविधान में इनको शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो प्रमुख अंतर है वो यही है कि मौलिक अधिकार एक तरीके से बाध्यकारी है, वाद योग्य होते हैं। राज्य उनको नागरिकों से छीन नहीं सकता, उनका हनन नहीं कर सकता, उनको लागू करना ही है। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे या हनन करे तो सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन नीति निर्देशक जो ये एक तरीके से निर्देश है, सिफारिशें हैं कि राज्य की जो विधायिका है, कार्यपालिका है या प्रशासनिक जो भी मामले हैं, उनमें राज्यों के लिए एक तरीके से सिफारिशें दी गई है कि इस तरीके से राज्य अपनी विधि बनाएगा, राज्य इस तरीके से अपनी जो कानून है उनका निर्माण करेगा। इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का या इनको अंगीकार करने का प्रमुख जो उद्देश्य था वो समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद से प्रेरित था। जब अपन 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका उल्लेख करेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसे तत्व है या कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे समाजवाद की स्थापना होती है। कुछ ऐसे तत्व है, सिद्धांत है जो गांधीवाद से संबंधित है या गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंब करते हैं। और कुछ ऐसे विचार है जो उदारवादी विचारधारा, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे जोर देते हैं, नागरिकों के लिए जो महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। ये देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी कुछ विशेषताएं। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। यानी इन सिद्धांतों को राज्य अपनी नीतियों में शामिल करके जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है उसकी स्थापना कर सकता है। ये अपनी प्रकृति में न्यायोचित नहीं है, यानी न्यायालय में इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई रिट है या अपील नहीं की जा सकती कि राज्य जो है वो इन निर्देशक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी किसी विधि की संवैधानिकता के निर्धारण में ये क्या होते हैं, मददगार। ये राज्य के शासन में मूलभूत है और कानून बनाते समय राज्य द्वारा इन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है। जैसा कि अनुच्छेद जो 37 है, 37, उसमें लिखा हुआ भी है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में राज्य इनको क्या करेगा, लागू करेगा। और लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य। ये संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेख किए गए समानता है, स्वतंत्रता, न्याय, इन आदर्शों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से निर्देशक सिद्धांत है, तत्व हैं जो संविधान में शामिल किए गए। 36 से 51 तक दिए गए। 36 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो मौलिक अधिकार वाले भाग, जो संविधान का भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई थी। तो 36 में भी यही लिखा हुआ है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 में, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के जो भी विधायिका है, कार्यपालिका है, सभी स्थानीय प्राधिकरण या कोई भी निजी संस्था जो परोक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से जुड़ी हुई है,
राज्य से यदि वो वित्त पोषित है या अर्ध वित्त पोषित है, तो ऐसी सभी संस्थाएं किसमें मानी जाएगी? राज्य में मानी जाएगी और वो इन निर्देशक सिद्धांतों का पालन करेगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 37। तो 37 में ये राज्य के कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करते समय इन निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर कार्य करेगा या इनका पालन करेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 38। तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब कैसी सामाजिक व्यवस्था कि जिससे क्या हो? लोक कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। एक तरीके से जो नीति निर्देशक तत्व है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं कि राज्य अपने हाथ जो है वो पूंजीवादी राज्यों या नकारात्मक जो उदारवाद अपन पढ़ते हैं उसकी तरह नहीं हो, अपने हाथों को पीछे नहीं रखे, बल्कि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, उनके जीवन में हस्तक्षेप करें। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जो लोक कल्याण की वृद्धि करे, उसकी बढ़ोतरी करे, और इसके लिए वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 38 बाद में 38 में 38 क एक और जोड़ा गया था अनुच्छेद, और वो जोड़ा गया था 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। और इस 38 क में ये व्यवस्था की गई कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधा और अवसर, 4 शब्द जोड़े गए थे। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, इनकी जितने भी प्रकार की असमानताएं होती है राज्य उनको समाप्त करने का प्रयास करेगा या उनको समाप्त करेगा। उसके बाद अपन देखते हैं अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन जो है वो उपलब्ध हो, समाज के जो भौतिक संसाधन है उनका समान वितरण हो। समान वितरण का मतलब ये नहीं कि एकदम समतल कर दिया जाए, लेकिन असमानता की जो खाई वो इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कि समाज के भौतिक संसाधनों का बंटवारा जो है वो विभेद के आधार पर हो, बल्कि उनका समान वितरण होना चाहिए। धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण रोकना, जितने भी धन है या उत्पादन के जो प्राकृतिक उत्पादन के साधन या समाज के जो भी उत्पादन के साधन है उनको एक जगह केंद्रित होने से रोकना भी राज्य का दायित्व होगा, उसका कर्तव्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा? समान वेतन। इसमें लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि पुरुष ज़्यादा कार्य कर रहे हैं या स्त्रियां जो है वो कम कार्य कर रही है, बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, जो भी मजदूर वर्ग है उनके कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का राज्य क्या करेगा? संरक्षण करेगा, और राज्य का ये क्या माना गया? कर्तव्य माना गया। जैसे कर्मकारों के स्वास्थ्य का मतलब है कि कोई भी यदि फर्म है, उद्योग है, यदि कोई जिसमें काम करते हैं मजदूर लोग जो कर्म का है, तो जैसे बीमा पॉलिसी वगैरह है, राज्य ये निर्धारित करेगा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित मेडिक्लेम जैसी सुविधाएं वो उनको देगा। उसके बाद में देखिए 39 क, और ये जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, और इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध जोड़ा गया कि राज्य का ये प्रयास रहेगा कि गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे, क्योंकि न्यायपालिका में जब भी उनके लिए कोई कार्य होता है तो वो महंगाई या ज़्यादा खर्चा आने के कारण वो सहायता नहीं ले पाते। तो राज्य का ये दायित्व होगा कि वो निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों को उपलब्ध करवाए और समान न्याय की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा। साथ ही उनको इतनी शक्तियां वह जरूर देगा कि वह सब शासन के रूप में या सब सरकार की इकाई के रूप में कार्य कर सके। जैसा कि अपन जानते हैं कि 73वां और जो 74वां संवैधानिक संशोधन किए गए थे उनके द्वारा भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। एक तरीके से राज्य द्वारा इस अनुच्छेद 40 का वो क्रियान्वयन ही था। उसके बाद आता है अनुच्छेद 41। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में यानी ऐसी यदि जैसे मान लीजिए बेकारी है, बुढ़ापा है या बीमारी है या निःशक्तता कि व्यक्ति जो है वो कार्य नहीं कर सकता, तो वह राज्य से काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का क्या होगा? अधिकारी होगा, और राज्य उसको ये सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 42 जो है वो कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। राज्य ये आवश्यक रूप से करेगा कि काम यदि मजदूर वर्ग कहीं पर भी कार्य कर रहा है
तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, दशाएं हैं, वो मानवोचित होनी चाहिए। अमानवीय व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाए और वो न्याय संगत भी होनी चाहिए। साथ ही प्रसूति सहायता का उपबंध, और ये सरकार द्वारा आजकल बहुत ज़्यादा किया भी जा रहा है, ये भी राज्य उसका कर्तव्य होगा, दायित्व होगा। अनुच्छेद 43 में लिखा गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो भी कार्य करने वाले मजदूर है उनको इतना जरूर मिले कि वो अपना एक अच्छा शिष्टाचारपूर्ण जीवन स्तर हो उनका, और वो अपना जीवन स्तर जी सके और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उनको मिल सके, ऐसी उनके लिए मजदूरी की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं अपन अनुच्छेद 43 क, और ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना या उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों, उद्योगों की जो प्रशासनिक नीतियां होती है उनमें जो वहाँ का मालिक वर्ग होता है, वही सारे कि किस प्रकार से जो मैनेजमेंट है उसमें भागीदारी नहीं होती, तो श्रमिकों का भी कुछ हिस्सा उसमें भाग लें और श्रमिकों की भी राय या उनकी जो भी बातें हैं वो सुनी जाए। अनुच्छेद 43 के तहत ये व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 44 में ये लिखा गया कि राज्य ये प्रयास करेगा कि एक समान सिविल संहिता लागू की जाए। एक समान सिविल संहिता देखिए क्या है कि बिना किसी भेदभाव के, धर्म संप्रदाय के, सबके लिए एक समान कानून लागू किए जाए। विवाह संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी जो भी कानून है वो सबके लिए एक समान लागू किए जाए। हालांकि अभी तक अनुच्छेद 44 जो है वो समान सिविल संहिता उसको लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद जो 45 है उसमें, अनुच्छेद 45 में जो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का राज्य उपबंध करेगा। इसमें 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा संशोधन करके इसको 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की राज्य व्यवस्था करेगा, ऐसा उपबंध कर दिया गया। अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की राज्य क्या करेगा, अभिवृद्धि करेगा। देखिए जो भी अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और धन संबंधी राज्य कुछ ऐसा प्रयास करेगा कि उनके हितों की अभिवृद्धि हो। साथ ही सामाजिक अन्याय और किसी भी प्रकार का यदि शोषण होता है तो उससे भी राज्य क्या करेगा, रक्षा करेगा। अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है कि पोषार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना भी राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें राज्य का प्राथमिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ये अनुच्छेद 45 नहीं, अनुच्छेद 47 है, 47। और ये पोषार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का जो प्राथमिक कर्तव्य, यानी राज्य के जितने भी कर्तव्य हैं उनमें सबसे प्रमुख ये कर्तव्य होगा कि वो लोगों के जीवन स्तर और उनके पोषार स्तर को ऊंचा करे और उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखे। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का राज्य संगठन करेगा, यानी इस प्रकार कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियां उसमें लाएगा, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क 1 और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित दायित्व भी राज्य को दिया गया कि राज्य ऐसा अपने कानूनों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से राज्य ऐसा प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 जो 49 है वो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण भी राज्य करेगा। नीतियां बनाकर, कानून बनाकर राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उनका संरक्षण राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 जो कहता है वो है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। देखिए सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनका शक्तियों के माध्यम से पृथक्करण हो और ये अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र में कार्य करे, तभी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सुरक्षित रह सकती है। और ख़ास तौर से कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। कार्यपालिका संबंधी कार्य सिर्फ कार्यपालिका ही करे और न्यायपालिका संबंधी कार्य जो है वो न्यायपालिका करे। अनुच्छेद 51 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें अपने भारतीय विदेश नीति की झलक दिखाई देती है कि भारत वैदेशिक संबंधों का किस प्रकार से संचालन करेगा। तो अनुच्छेद 51 ये कहता है कि राज्य अपनी वैदेशिक नीतियों का संचालन इस प्रकार से करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की क्या हो, अभिवृद्धि हो। जैसे वो राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा,
अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियां हैं, विधि है, उनके प्रति आदर रखेगा, उनका सम्मान करेगा, उनको लागू करेगा। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको मध्यस्थता से निपटाने का राज्य प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद 51 है, जहाँ पर अपने को भारतीय विदेश नीति की झलक दिखाई देती है कि भारत अपने वैदेशिक संबंधों का संचालन किस तरीके से करेगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य अपने कानूनों में और अपनी नीतियों में इनको प्राथमिकता देगा, ऐसा राज्य से अपेक्षा की गई है। धन्यवाद।